सभी को नमस्कार। फिजिक्स ई पाठशाला की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के लिए चल रही एमसीक्यू सीरीज में हमने लास्ट सेशन में गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे। उसमें अपन ने सबसे पहले पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम का गणितीय फॉर्म क्या होती है, कैसे वो अप्लाई होता है, उससे संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे सोल्व करने होते हैं, वो सब डिस्कस किए थे। उसके बाद अपन ने पढ़ा था गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित भी अपन ने कुछ अच्छी बातें डिस्कस की थी कि गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के आकार पर कैसे निर्भर करता है। पृथ्वी की सतह से अपन ऊपर की तरफ जाएंगे एच हाइट पे तो जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, डेप्थ में या गहराई में जाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सबको अपन ने डिस्कस किया था। तो उसी टॉपिक में आज फर्दर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन, जहां से अपन ने लास्ट सेशन में छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जी के मान का लगभग कितने गुना होता है। तो देखो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड अपने को ध्यान रखना है। एक चीज तो मैंने आपको बताई थी वहां पे लास्ट सेशन में कि जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है वो क्या होता है, बेसिकली किसी भी वस्तु की त्रिज्या और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। और उसको लिखते अपन कैसे हैं, जी व इंटू वस्तु का द्रव्यमान अपॉन वस्तु की त्रिज्या की स्क्वायर। हमने आपको बताया था कोई भी वस्तु होगी उसका अपन द्रव्यमान रखेंगे, उसकी त्रिज्या रखेंगे, सोल्व कर लेंगे, है ना। और इसको जब सोल्व किया था अर्थ के केस में तो कितनी वैल्यू आई थी इसकी वैल्यू आई थी 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो तो चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण अगर अपने को निकालना है तो अपन क्या रखेंगे, यहाँ पे द्रव्यमान भी चंद्रमा का रखेंगे और त्रिज्या भी क्या रखेंगे, चंद्रमा की। और रख के जब सोल्व करते हैं तो ऐसा पाया गया जो गुरुत्वीय त्वरण होता है आपका चंद्रमा का, गुरुत्वीय त्वरण किसका, आपका चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है, चंद्रमा की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है वो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका 1/6 गुना होता है। अर्थात अगर अपने को चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण निकालना है तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण में 6 का भाग दे दो। तो यहाँ से अगर अपन 6 का भाग देना चाहें तो कितना आ जाएगा, चंद्रमा पृथ्वी पे कितना अपन जानते हैं 9.81 अप्रोक्सीमेट 6। इसको जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आई, देखो 6 1 जा 6 1 तो 3 तो 6 6 36 2 1 36 18 लगभग कितना आएगा 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा 1/6। ये ध्यान रखना आप लोगों को। चंद्रमा पे गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाता है, कम हो जाता है। इसके साथ अपन ने लास्ट क्लास में ये भी डिस्कस किया था कि जी का मान पृथ्वी के आकार पे भी डिपेंड करता है, ध्रुव पे मैक्सिमम होता है, भूमध्य रेखा पे न्यूनतम होता है। साथ ही साथ अपन ये भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे एच हाइट पे जाएंगे तो भी जी घटेगा और डेप्थ में जाएंगे तो भी जी घटेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो अच्छा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। निर्वात में एक पंख और एक लोहे की गेंद को एक साथ गिराने पर क्या होगा। पंख पहले पहुंचेगा, लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी, दोनों एक साथ पहुंचेंगे हवा में या दोनों हवा में तैरते रहेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पंख बहुत हल्का होता है, लोहे की वस्तु बहुत भारी होती है, तो जाहिर सी बात है, और अपन देखते भी हैं लोहे की गेंद क्या आती है, पहले आती है। तो आप सोच रहे होंगे इसका आंसर होगा लोहे की गेंद पहले पहुंचेगी। अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा पंख और लोहा दोनों एक साथ पहुंचेंगे। मतलब लोहे की जो गेंद और जो आपका पंख है वो दोनों क्या पहुंचेंगे, एक साथ पहुंचेंगे। इसका लॉजिक क्या है, देखो क्वेश्चन में देखो वर्ड बोल रहा है निर्वात। अपन तो रोजमर्रा के जीवन में क्या होता है, अपना जैसे मान लो कोई पंख है ना, बहुत छोटा सा हल्का सा रुई जैसा होता है ना, बहुत ही छोटा सा, और एक अपना है लोहे की गेंद। अपन रोजमर्रा के जीवन में इसको देखते हैं तो पाते हैं ये मान लो एक लोहे की गेंद हो। अगर दोनों को एच साइड से अपन छोड़ेंगे तो अपन देखते हैं पहले कौन पहुंचता है, लोहे की गेंद पहुंचता है। उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, क्योंकि अपने आसपास क्या होती है, हवा होती है, और हवा के कारण क्या होता है, प्रतिरोधक बल लगता है, प्रतिरोधक बल लगता है, जिसके कारण क्या होता है, लोहे की गेंद पहले आती है और ये पंख या बहुत हल्की चीज बाद में पहुंचती है। उसका कारण है ये प्रतिरोधक बल है, ये पंख पे ज्यादा प्रभावी होता है और लोहे की गेंद पे क्या होता है, कम प्रभावी होता है। यहाँ तो होता है आपका ज्यादा प्रभावी होता है और यहाँ पे होता है कम प्रभावी। अपने को क्या याद रखना है,
अपने को ये याद रखना है, जब भी अपन समान ऊंचाई से, नोट लगा के याद रखें, जब भी निर्वात में हवा नहीं होनी चाहिए, हवा आ जाएगी तो फिर वो रेजिस्टेंस फोर्स भी आ जाएगा, है ना। अपन सिर्फ गुरुत्वीय बल की बात करें, जब भी निर्वात में, ध्यान रखेंगे, निर्वात में दो अलग अलग या समान, अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं को समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है तो दोनों वस्तुएं पृथ्वी पर एक साथ पहुंचेंगी। ये अपने को खास बात याद रखनी है। अलग अलग द्रव्यमान है तो पहुंचेंगे, अब जाहिर सी बात है समान द्रव्यमान होगा तो पहुंचनी है, अलग अलग होगा तो भी समान पहुंचेंगे, एक ही साथ पहुंचेंगे। पर ध्यान रखना होना क्या चाहिए, निर्वात। हवा की उपस्थिति में क्या होता है, एक प्रतिरोधक बल और लगता है हवा का, जिसके कारण क्या होता है, भारी वस्तुएं जल्दी पहुंच जाती हैं और बहुत हल्की वस्तुएं थोड़ी लेट पहुंचती हैं। तो ये अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो गति के समीकरणों में जी का मान लिया जाता है। अब देखो, बल एवं गति वाला टॉपिक जब अपन ने पढ़ा था तो गति के समीकरण पढ़े थे अपन ने 3। कौन से मैं एक बार लिख दे रहा हूँ। पहला पढ़ा था अपन ने v बराबर u प्लस ए टी, वहां पे एक क्या था, गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी एक क्या था, त्वरण। उसके बाद अपन ने नेक्स्ट पढ़ा था s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा अपन ने पढ़ा था वी स्क्वायर इज इक्वल होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये अपने 3 स्टैंडर्ड गति के समीकरण थे। अब गति के समीकरण वही रहेंगे, पर अब इस बार क्या होगा, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर गति करेगी तो गुरुत्वीय त्वरण की जगह अपना क्या आ जाएगा, एक ही से रिप्लेस हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण से, एक ही से रिप्लेस होगा गुरुत्वीय त्वरण से, ये रिप्लेस होगा गुरुत्वीय त्वरण से। अब कैसे होगा सर, वो कैसे गुरुत्वीय त्वरण से कैसे रिप्लेस करेंगे, तो उसके लिए देखो मैं आपको बता दे रहा हूं। जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर गति करेगी, जब वस्तु ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, क्योंकि दो तरीके से गति हो सकती है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, और जब एक हो सकता है जब वस्तु ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर गति, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जब गति करेगी जब तो अपन क्या करेंगे, एक ही जगह रखेंगे माइनस जी, और जब ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गति करेगी वस्तु तब रखेंगे ए बराबर प्लस जी। बाकी अपने समीकरण वैसे ही रहेंगे। अब अपन पीछे वाले लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या था, v बराबर u प्लस ए टी, एक ही जगह रखेंगे माइनस जी टी, तो हो जाएगा माइनस जी टी, पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा क्या था, s बराबर, अब s की जगह अपन ऊंचाई की केस में हाइट लिखते हैं, h से लिखते हैं तो h लिख दूंगा, s भी लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो माइनस ए टी स्क्वायर हो जाएगा, ए जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये अपना गति का दूसरा समीकरण। तीसरा समीकरण क्या होगा, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2g h, अगेन एस की जगह क्या रख दिया h, तो यहां तो अपन एक ही जगह रखा माइनस जी, यहाँ पे क्या लिख देंगे प्लस, तो क्या बन जाएगी समीकरण, v बराबर u प्लस जी टी, h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये बन जाएगी आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस बन जाएगा आपका 2gh। तो ये आपके 3 समीकरण बन गए। तो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ आए तब अपन जी लेंगे प्लस, और ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ गए तब जी लेंगे अपन माइनस। ये अपने को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। अब देखो अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अपना क्वेश्चन बोल रहा है जब वस्तु ऊपर की तरफ फेंकी जाती है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, तो जी कैसे लेंगे अपन, ऋणात्मक लेंगे। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ऊपर की ओर फेंकी गई वस्तु का उसकी अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होगा। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जैसे मान लो ये अपना धरातल है, धरातल, धरातल से किसी वस्तु को अपने सीधी रफ्तार से ऊपर की तरफ फेंका मान लो। अब क्या होगा, ये वस्तु धीरे धीरे ऊपर जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रुक जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा रुक जाएगी।
और जहां रुक जाएगी वही क्या होगी आपकी अधिकतम ऊंचाई। अधिकतम ऊंचाई। अब आप बोलोगे सर रुक कहाँ जाती है, वापिस आती है ना? हाँ वापिस आएगी, पर पहले रुकेगी ऊपर जाके, रुक के फिर वापिस कहाँ आएगी, नीचे की तरफ आएगी, डाउनफॉल होगा इसका। तो अधिकतम ऊंचाई पे अपने से वेग पूछा, अधिकतम ऊंचाई पे तो रुक जाती है, रुक जाती है मतलब वेग कितना हो जाएगा, जीरो मतलब शून्य। तो वेग कितना होगा, शून्य। तो जीरो ही ध्यान रखने में। यही क्वेश्चन अगर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यही आपसे पूछे कि अधिकतम ऊंचाई पे त्वरण कितना हुआ, अधिकतम पूछा जा सकता है, अधिकतम ऊंचाई पे त्वरण, अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण। तो ध्यान रखेंगे अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण वही होता है, मतलब ऊर्ध्वाधर केस में गुरुत्वीय त्वरण किसके बराबर, अधिकतम ऊंचाई पर त्वरण किसके बराबर होगा, गुरुत्वीय त्वरण, है ना। अब अगर वस्तु पृथ्वी के अधीन गति कर रही है तो किसके बराबर हो जाएगा, जी बराबर 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर, है ना। और चंद्रमा पे गति कर रही है तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, और किसी दूसरे प्लेनेट पे गति कर रही है तो उसका आ जाएगा। समझ रहे हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अधिकतम वे कितना, अधिकतम ऊंचाई पे वे कितना होता है, शून्य। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है सिंपल, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है। तो देखो भार, भार क्या होता है आपका, भार होता है बेसिकली वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल होता है भार। वस्तु पर पृथ्वी द्वारा, अगर वो वस्तु अगर पृथ्वी पे है, दूसरे प्लेनेट पे तो दूसरा प्लेनेट का बल हो जाएगा ना। वस्तु द्वारा पृथ्वी, वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल। अब जाहिर सी बात है बाहर एक बल है तो बल एक कैसी राशि होती है, सदिश राशि, तो मतलब ये तो नहीं होगा। अपने से अदिश पूछा मतलब ये नहीं होगा। गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण भी मैंने आपको बताया कि त्वरण सदिश, तो गुरुत्वीय त्वरण भी सदिश, तो ये भी नहीं होगा। बल, ये तो बल तो अगेन सदिश होता है तो ये भी नहीं होगा। बच गया क्या, मास। तो मास क्या होती है आपकी, अदिश राशि। ये कैसी होती है, अदिश राशि। और इसका एसआई मात्रक क्या होता है, ध्यान रखेंगे, इसका एसआई मात्रक होता है किलोग्राम या केजी से लिखते हैं इसको। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है किसी वस्तु का भार क्या है। तो क्या है, वह बल जिससे पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है। ये अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो भार क्या होता है, बल। अब देखो अगेन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भार का एसआई मात्रक क्या होता है, भार का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे केजी। नहीं, जो कि गलत है, इसका मात्रक होगा न्यूटन। न्यूटन, न्यूटन होगा, जिसको अपन एन से भी लिख देते हैं। क्यों, क्योंकि एक प्रकार का बल है और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसमें अपन रोजमर्रा के जीवन में एक चीज और गलती करते हैं अपन, जब जब भी अपना भार नापते हैं, आपसे कोई पूछता है कि आपका वेट कितना था, आप केजी में बोलते हो, जो कि गलत है। भार की यूनिट हमेशा क्या होगी, न्यूटन होगी। पूछा जा सकता है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। भार का मात्रक क्या है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन, क्योंकि ये एक बल है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो आ गया क्वेश्चन, अपन जो डिस्कस कर रहे थे वो आ गया। भार का मात्रक ऐसा मात्रक क्या होता है, तो याद रखेंगे न्यूटन। किलोग्राम नहीं होता है, इसमें बच्चे का जनरली गलती कर देते हैं, तो न्यूटन ध्यान रखेंगे, न्यूटन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहे हैं, आप पूछ रहा सदिश राशि। तो देख लिया, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है। तो द्रव्यमान ध्यान रखना, अदिश राशि है, ये नहीं होगा। घनत्व भी एक अदिश राशि, ये भी नहीं होगा। भार क्या है, सदिश, क्योंकि भार एक क्या है, बल है। भार क्या है, बल है, इसलिए कैसा होगा, सदिश। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी अपना करेक्ट आंसर। दूरी अगेन क्या होता है, अदिश, है ना। बल एवं गति वाले चैप्टर में अपन डिस्कस कर चुके हैं इसको। दूरी क्या होती है, अदिश। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, ये देखो अच्छा क्वेश्चन, कौन सी राशि स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होती है। तो ध्यान रखना, जो आपका द्रव्यमान है वो स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता है। कैसे, जैसे मान लो कि आप पृथ्वी पे 60 केजी के हो, तो चंद्रमा पे भी कितने होंगे, 60 केजी के ही रहोगे। हाँ, पर भार जो आपका है, भार, भार, भार क्या होता है, भार होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण। इसको थोड़ा सा ये और चीज याद रखेंगे, भार होता है क्या, द्रव्यमान इंटू त्वरण। जैसे मान लो कि आप अर्थ पे खड़े हो, ये आपका अर्थ है पृथ्वी, और इस पे मान लो कोई एम द्रव्यमान का व्यक्ति खड़ा है, इसमें मान लेते हैं कोई एम द्रव्यमान का व्यक्ति खड़ा है। इस पे जो पृथ्वी नीचे की तरफ बल लगाएगी उसी को भार बोलते हैं, और वो बल कितना लगाएगी, उस वस्तु का द्रव्यमान और इंटू पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण, एम जी। भार किसके बराबर होता है, एम जी। तो इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है कि मान लो कि बोलेगा कि इतने द्रव्यमान की वस्तु पृथ्वी की सतह पर रखी हुई है,
बताओ उसका भार कितना होगा, तो सीधा जी से गुणा कर देना। जी की वैल्यू कितनी होती है, मैंने आपको बताया था कि 9.81 मीटर पर सेकंड। तो एक तो ये बात याद रखनी है अपने को। अब ये पूछ रहा है कि स्थान बदलने पे तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, भार चेंज हो गया है। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं देखो पृथ्वी का जी अलग होता है। जो आपका पृथ्वी का जी है वो आप जानते हो किसकी ज्यादा होता है, चंद्रमा की जी से ज्यादा होता है। अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, चंद्रमा पे जी का मान वो पृथ्वी की जी के मान का कितना होता है, 1/6 गुना होता है। तो जाहिर सी बात है कम होगा। तो देखो चंद्रमा पे जाओगे तो जी अलग होगा। अब मास तो सेम है, जी अलग होती है, भार क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो भार परिवर्तित नहीं होता, भार परिवर्तित होगा तो ये नहीं होगा। गुरुत्वाकर्षण ये अपन जानते हैं, जी बदलेगा, इसलिए तो ये हो नहीं सकता। तो आंसर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, है ना। इसीलिए बोलते हैं कि मान लो किसी वस्तु का वेट पृथ्वी पे इतना मेजर किया गया, अब पूछेगा कि चंद्रमा में बताओ कितना होगा, तो चंद्रमा में सेम आएगा कि अलग आएगा, वेट अलग आएगा। यार सेम क्या आएगा, द्रव्यमान आएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, कौन सी राशि शून्य हो सकती है जबकि दूसरी नहीं। तो ध्यान रखना, कौन सी राशि शून्य हो सकती है जबकि दूसरी नहीं। तो भार शून्य हो सकता है पर द्रव्यमान शून्य नहीं हो सकता। ये थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। भार शून्य कैसे हो सकता है सर, भार आपने देखा होगा एक अपन पढ़ते हैं भारहीनता की स्थिति, वेटलेसनेस कंडीशन बोलते हैं जिसको, वेटलेसनेस कंडीशन, भारहीनता। भारहीनता में क्या होता है, भार अपने को क्या महसूस होता है, भार शून्य महसूस होता है। और ये अपन कई बार देखते हैं ना, जैसे मान लो किसी लिफ्ट में आप स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ, मान लो कोई लिफ्ट जी तोड़ से नीचे की तरफ आ रही है, या फिर मान लो कि आप किसी छत से कूद रहे हो, है ना। तो जब जब भी किसी वस्तु का फॉल मतलब फ्री फॉल होता है, मुक्त पतन होता है, मुक्त पतन होता है या फ्री फॉल होता है, उस केस में क्या होता है, आपका भार ही महसूस करता है कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु। कैसा महसूस करती है, भार ही, अर्थात उसको महसूस होता है कि अपने अंदर कोई भार नहीं है। तो वो मुक्त पतन का केस है, मतलब अगर अपन अंडर ग्रेविटी फ्री फॉल करें उस केस में भारहीनता कहा जाता है। तो ये अपने का ध्यान रखेंगे। तो भार शून्य हो सकता है पर मास कभी शून्य नहीं होगा, ये अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पे 60 न्यूटन है तो चंद्रमा की सतह पर उसका भार लगभग कितना होगा। अब देखो वस्तु का भार देखो यहाँ 60 न्यूटन है, किस पे, पृथ्वी पे। तो भार को अपन डब्ल्यू से लिखते हैं। अगर पृथ्वी पे कितना है, 60 न्यूटन, तो अपन जानते हैं चंद्रमा पे कितना हो जाएगा, 6 का भाग लग जाएगा। क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। तो ये अगर भार अपने को निकालना हो चंद्रमा पे, तो चंद्रमा पे अपन क्या कर देंगे, पृथ्वी वाले में कितने का भाग दे देंगे, 6 का। अगर 6 का भाग देंगे तो यहाँ से आएगा 10 न्यूटन। तो देखो भार बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति पृथ्वी पे 60 न्यूटन का है, अगर भार 60 न्यूटन है तो चंद्रमा में कितना आएगा उसका, 10 न्यूटन आएगा। एक खास बात ध्यान रखनी। यही आपसे पूछता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 60 kg है, पृथ्वी पे कितना है, 60 kg, बताओ चंद्रमा पे कितना आएगा। तो चंद्रमा पे फिर 60 ही आएगा, क्योंकि द्रव्यमान ग्रह बदलने से या प्लेनेट बदलने से चेंज नहीं होता है। ध्यान रखेंगे भाई। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी पे 10 kg है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो 10 ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा ना। चंद्रमा पे जाने द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं आएगा, इसको डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है मुक्त रूप से गिरती लिफ्ट में एक व्यक्ति भारहीनता का अनुभव करता है। अभी मैंने डिस्कस किया था, क्यों, क्योंकि उसपे क्या होता है, अभिलंबोत प्रतिक्रिया बल शून्य हो जाती है। अभिलंबोत प्रतिक्रिया बल क्या होता है, इसको अपने को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ज्यादा तो आपके काम का नहीं है। अभिलंबोत प्रतिक्रिया बल का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कि आप लिफ्ट में हो, ऐसे ये आपका कोई लिफ्ट है और इस लिफ्ट में आप ऐसे खड़े और ये नीचे की तरफ जी से आ रही है, गुरुत्वाकर्षण से। तो ये जो लिफ्ट का जो सरफेस है नीचे वाला, ये जो आप पे फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ, ऐसे आप खड़े होंगे तो ये आपका जो ये नीचे वाला सरफेस है लिफ्ट का, ये आप पे फोर्स लगाएगा। इसको बोलते हैं अभिलंबोत प्रतिक्रिया बल। अभिलंब प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया बल ये शून्य हो जाता है। शून्य क्यों होता है, क्योंकि आप भी जी से गिरोगे और लिफ्ट भी जी से आ रही है, तो दोनों समान त्वरण से आओगे तो आप कांटेक्ट में तो रहोगे पर आप पे कोई अभिलंबित प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगी, इसलिए इसको बोला जाता है ये जीरो हो जाता है। और व्यक्ति क्या करता है, अंडर फॉल मतलब अंडर ग्रेविटी गिरता है, इसलिए वो कैसा महसूस करता है, भारी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका कृत्रिम उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री भारहीनता क्यों अनुभव करता है।
तो देखो आपने देखा होगा, आपने अगर थोड़ा बहुत कहीं देखा है तो आपने स्पेस स्टेशन में देखा होगा। स्पेस स्टेशन के आजकल यूट्यूब पे वीडियो भी पड़े, स्पेस स्टेशन जो कि स्पेस में जो साइंटिस्ट होते हैं उनके रहने का घर होता है, रहने का घर, उसी में रहते हैं, उनका रोजमर्रा का जीवन वही चलता है। तो आपने यूट्यूब पे वगैरह में वीडियो देखे होंगे, उसमें क्या है, स्पेस स्टेशन में लोग क्या करते हैं, तैरते रहते हैं, है ना। वो तैरते हैं, अगर नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे देखना। अपने भारतीय मूल की एक सुनीता विलियम्स नाम की लेडी है, वो भी कई बार जाके आई है, उनके वीडियो यूट्यूब पे पड़े तो आप देखना। उसमें क्या होता है बेसिकली, अंतरिक्ष यात्री क्या करते हैं, तैरते हैं। और आजकल तो टूरिज्म भी स्टार्ट हो गया, आपने देखा होगा। हाँ, स्पेस एक्स एजेंसी जो स्पेस में टूरिज्म भी करवा रही है, तो लोगों के वीडियो वगैरह आते हैं, वो तैरते रहते हैं, है ना। यानी वो ग्रेविटी को क्या अनुभव करते हैं वहाँ पे, जीरो। तो वो भारहीनता की कंडीशन है। तो उस भारहीनता का कारण क्या है, वहाँ पे जी का मान शून्य नहीं है, ध्यान रखना। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं कि वहाँ जी जीरो है। भारहीन का मतलब ये नहीं होता कि जी जीरो हो तभी भारहीन हो। जब भी कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरती है ना, स्वतंत्रता पूर्वक अगर नीचे गिर रही है, अंडर ग्रेविटी गिर रही है, तो वो भारहीनता का ही केस होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि उपग्रह निरंतर मुक्त पतन, कंटिन्यूअस फ्री फॉल अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो वेटलेस की कंडीशन में ध्यान रखना, जी जीरो नहीं होता है, मुक्त पतन होता है, या फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। ये थोड़ा सा अपने रखना। अब आप बोलोगे सर अगर अंडर पृथ्वी की तरफ गिर रहा है तो पृथ्वी से टकरा क्यों नहीं रहा। उसका कारण ये है कि उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि टकराने से पहले ही वो एक चक्कर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, इसलिए वो टकराता नहीं है। तेज वो रफ्तार बहुत तेज होती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, पिछली बार आपकी मुख्य भर्ती, ये आपकी जो रीट की मुख्य भर्ती परीक्षा थी उसमें पूछा गया है। पृथ्वी की सतह के निकट एच ऊंचाई पर स्थित एम द्रव्यमान की किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा का सूत्र क्या होगा, जहां जी क्या गुरुत्वीय त्वरण। तो देखो ये होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका कोई पृथ्वी या कोई अन्य प्लेनेट जो भी है, और इससे मान लो कि एच ऊंचाई पे कोई वस्तु रखी एम द्रव्यमान की, और मान लेते हैं बीच की दूरी कितनी है, एच हाइट। तो एच हाइट पे इसमें जो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा होगी, पिछले साल पूछा गया है, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा आया हुआ है आपकी। गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा जो होगी वो होगी एम जी एच। अब देखो यहां से एम क्या है, वस्तु का द्रव्यमान, वस्तु का द्रव्यमान। जी अपन जानते हैं गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। और एच आपका क्या होगा, एच आपकी ऊंचाई कि पृथ्वी सतह से अपन कितनी ऊंचाई पे। अब देखो यहां से एक बात लॉजिकली समझ आ रही है, वस्तु का द्रव्यमान तो फिक्स है, नियत है, और जी भी आपका क्या है, नियत है। गुरुत्वीय त्वरण भी पृथ्वी के केस में नियत है ना, अगर बहुत हाइट कम है तो, है ना। वैसे जी अगेन कांस्टेंट नहीं होता है, आप मैंने पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे अपन एच हाइट पे जाएंगे जी भी घटेगा, पर जी का मान बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाने पे बदलता है। नॉर्मल 100 मीटर 200 मीटर 1000 मीटर पे चेंज, ज्यादा चेंज नहीं आता इसमें, तो इसको अपन लगभग नियत मान सकते हैं। अब देखो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एच बढ़ेगा, तो एच बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है स्थिति ऊर्जा भी बढ़ेगी। ये क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, स्थिति ऊर्जा बढ़ेगी। और अगर एच कम होगा तो स्थिति ऊर्जा एच बढ़ेगा, एच कम होगा तो स्थिति ऊर्जा घटेगी। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे बोलेंगे कि एक वस्तु अर्थ से ऊपर की तरफ जा रही है, या ऊपर की तरफ उठाने पे उसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी। तो अपन जानते हैं ऊपर की तरफ उठाओगे तो एच बढ़ेगा, स्थिति ऊर्जा बढ़ जाएगी। ऐसे बोले कि एक वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, तो नीचे आएगी मतलब हाइट कम हो रही है, हाइट कम हो रही है मतलब स्थिति ऊर्जा घटेगी। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये आ गया दो, ये क्वेश्चन और बन सकते हैं नहीं अगर पूछेगा तो। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये देखो जिस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे वही आ गया। क्या बोल रहा है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर उठाया जाता है तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ाओगे तो गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा बढ़ती है, आप तो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बोल रहा है आपका, मुक्त पतन में गिरती हुई वस्तु की पृथ्वी की ओर आते समय तो अपन जानते स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है। स्थिति ऊर्जा क्या होगी, नीचे की तरफ आएगी तो घटेगी क्योंकि हाइट घटेगी। तो स्थिति ऊर्जा बढ़ती है नहीं, स्थिति ऊर्जा घटती है, दोनों बराबर होंगी, ये गलत हो तो ये हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा घटती है तो गति ऊर्जा बढ़ेगी। क्यों, क्योंकि जब नीचे की तरफ आते हैं तो रफ्तार बढ़ती है ना। तो नीचे की तरफ आओगे तो स्थिति ऊर्जा तो घटेगी, स्थिति ऊर्जा घटेगी। क्यों, क्योंकि हाइट घटती है। अब स्थिति ऊर्जा घटेगी तो गति ऊर्जा बढ़ेगी, क्योंकि इन दोनों का योग क्या रहता है, हमेशा नियत रहता है।
तो ये आपकी बढ़ जाएगी। और वैसे भी अपन देखते हैं जब वस्तु नीचे की तरफ आती है तो ऊर्जा बढ़ती है, रफ्तार बढ़ती है ना, और गतिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा तो होती है 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। वी बढ़ेगा, वी क्या है? वेग। वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्थिति ऊर्जा घटेगी और गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये थे कुछ क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे अपन नेक्स्ट सिलेबस का टॉपिक जो आपके है केपलर का नियम, अगली क्लास में अपन वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।